तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनीएक्स वुल्फ में। यार मैं आप लोगों के लिए दोबारा से एक नया मानवा लेकर आया हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन मानवा है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, क्योंकि अगर तुम लोग बीच में छोड़कर चले जाओगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और मैंने अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाने की कोशिश की है। हो सकता है कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत अलग मेरा एक्सप्लेनेशन लग सकता है, लेकिन जो भी होगा सारी चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और तुम लोगों को सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। यार एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है एक वार्निंग वाला नोटिफिकेशन, जहां पर लिखा है एक ऐसा सोल डिटेक्ट किया गया है जो प्रेजेंट वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता। सीन एक स्कूल का दिखाया जाता है जहां पर टीचर अपने स्टूडेंट को वुल्फ के बारे में बताने लगता है कि उनका फर्स्ट अपीयरेंस 1982 में फॉग के दौरान हुआ था। ये इतने ज्यादा पावरफुल थे कि सिटी के वॉल को पेनेट्रेट करना और टैंक को डिस्ट्रॉय करना इनके लिए बच्चों का खेल था और ह्यूमन वेपन इनके अगेंस्ट में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और इस वजह से इन्होंने ग्लोबल पॉपुलेशन का 1/3 डिस्ट्रॉय कर दिया। और कुछ टाइम के बाद मार्शल आर्टिस्ट अपेयर हुए जिन्होंने इस बीस्ट को डिफीट किया और इस बात को डिस्कवर किया गया कि इनर की का इस्तेमाल करके इन बीस्ट के अगेंस्ट में फाइट किया जा सकता है। इसके बाद इनर की कल्टीवेट करना एजुकेशन सिस्टम में कंपलसरी कर दिया गया। इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी बीस्ट है जो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार बैठे हैं और साथ ही एग्जाम के लिए अब कुछ ही समय बचा हुआ है। तो तुम लोगों को अपने इनर की का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा जिससे तुम अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। क्लास के अंदर एक बच्चा घोड़े बेचकर सोता हुआ दिखाई देता है और इसका नाम है चैन यू, जो कि दूसरे वर्ल्ड से गलती से इस वर्ल्ड पर आ चुका है। और ये कहता है दोनों ही वर्ल्ड का इन्वायरमेंट और लोग सिमिलर है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है क्योंकि ये जगह एक डेंजरस मार्शल वर्ल्ड है। और एक उड़ता डस्टर आकर चैन के सर पर ठपाक से पड़ता है और बेचारे की नींद खराब हो जाती है और दोबारा से वही नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि ऐसा सोल डिटेक्ट किया गया है जो प्रेजेंट वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता। चोट लगने की वजह से चैन हड़बड़ा कर उठ जाता है और दोबारा से हमें वार्निंग का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है। अब टीचर चैन को लेक्चर देना शुरू कर देता है। चैन अपने मन में बोलता है कि मैं हेड टीचर के क्लास में सो गया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अपने मन में कहता है कि मुझे एक ऐसे बंदे के बॉडी में भेजा गया है जिसके पास में मार्शल आर्ट का कोई भी टैलेंट नहीं है और मैं एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूं जो बहुत जल्द कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। इसके बावजूद भी मेरे पास एक गोल्डन फिंगर है जो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है। और दोबारा से वो वार्निंग का नोटिफिकेशन आता है। टीचर गुस्से में चैन से कहता है कि तुम्हारी मदर और सिस्टर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, अगर तुम्हारी हालत ऐसी ही रही तो तुम अपने लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम मार्शल आर्ट में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भविष्य में कोई भी पैसा नहीं कमा पाओगे और ना ही अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे। और चैन घबराते हुए बोलता है कि टीचर मैं माफी चाहता हूँ कि अगली बार से ये सारी चीजें दोबारा नहीं होगी। और अपने मन में कहता है कि ये गोल्डन फिंगर एक वार्निंग के नोटिफिकेशन है जो कंटिन्यूअसली बार बार आता है मेरे पास और इसके अलावा उसमें कुछ भी दूसरा नहीं लिखा होता। आखिर इसका क्या ही यूज हो सकता है। अब नोटिफिकेशन चेंज हो जाता है और कहता है कि आपको कई बार वार्निंग दिया गया था और आपका इस बॉडी में होना इलीगल है, इस वजह से कर्स ऑफिशियली इफेक्ट करने वाला है और कर्स सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी दिखाया जाता है। इसे देखकर चैन बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहता है कि फाइनली मेरा गोल्डन फिंगर यहाँ पर अब काम कर रहा है। इसमें कुछ फंक्शन आ चुके हैं। ये है चैन का कर्स सिस्टम जहाँ इनर की है 23/1000, जहाँ पर लेवल 1 मार्शल आर्ट बनने के लिए उसे 1000 इनर की आवश्यकता है और इस सिस्टम में कोई दूसरा एट्रीब्यूट ऐड नहीं हो सकता। एट्रीब्यूट इक्वेशन मेथड है कर्स, कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन, एक्सट्रीमली वीक इनर की, होपलेस, टिपिकल इडियट। आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप एक बड़े से पत्थर से अपना सर टकरा दीजिए जिससे आपकी मौत हो जाएगी और दोबारा से आपको रीइंकारनेट होने का मौका मिल जाएगा। आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और चैन अपने मन में कहता है कि इक्वेशन मेथड कर्स, आखिर ये सारी चीजों का मतलब क्या है। टीचर चैन के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए अभी भी आशा की किरण है, तुम जरूर अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हो। और बेचारा चैन पूरी तरीके से कंफ्यूज और टीचर अपनी आंखों से आंसुओं की धारा बहाते हुए कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें अबंडन नहीं करूंगा क्योंकि तुम एटलीस्ट मेरे क्लासरूम को क्लीन तो रखते हो, लेकिन फिर भी मेरे क्लास में कोई भी रिपीटिंग स्टूडेंट नहीं रहा है, तुम्हें और ज्यादा हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। और चैन अपने मन में बोलता है तो अच्छा आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रिपीटिंग स्टूडेंट ना बना रहा हूँ। और एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कर्स इफेक्ट रिवर्स कैजुअलिटी। अब कुछ लोग दिखाई जाते हैं जो कि चैन को बुली करते हुए कहने लगते हैं कि तू पूरी तरीके से कचरा है, तू बस एक लेबर का ही काम कर सकता है और अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। और ये सारी चीजों को सोचकर चैन अपने मन में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। आखिर मैं इस तरीके की बॉडी में कैसे प्रोग्रेस कर पाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा वेस्ट है। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मुझे आगे जाकर लेबर का ही काम करना है? क्या मेरा रिवॉर्न पूरी तरीके से वेस्ट हो चुका है? और फिर से नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि कर्स इफेक्ट रिवर्स कैजुअलिटी और साथ में सफर मेंटल डैमेज, स्पिरिट 12, चार्म 8, लक 3, कॉन्फिडेंस 5। और ये सारी चीज़ों को देखने के बाद चैन काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर अपने मन में फिर से कहता है कि आखिर अब ये क्या हो गया? क्या लोगों के द्वारा इंसल्ट करने से मेरा एट्रीब्यूट बूस्ट हो जाता है? ये सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा
वियर्ड है, मुझे इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करना होगा। सबसे पहले तो इस जगह पर से निकलने का मुझे कोई एक्सक्यूज़ ढूंढना होगा। फिर वो दाएं बाएं देखने लगता है और फिर टीचर से बोलता है मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, इसलिए मैं बाथरूम यूज़ करने के लिए जा रहा हूँ। और तेजी की रफ्तार से इस जगह पर से स्केप करके चला गया है और पीछे की तरफ से टीचर चिल्लाता रह जाता है। अब चेन स्कूल के आसपास में मंडराने लगता है, साथ में इनर की ब्लड एसेंस इंक्रीज का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। और चेन अपने मन में बोलता है कि मुझे यहाँ जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों के बारे में पता करना होगा, क्योंकि मेरा जो एट्रीब्यूट इंक्रीज है ना वो रिवर्स साइकोलॉजी पे काम कर रहा है। यानी कि दूसरे लोगों की जब तारीफ की जाती है तब उन लोगों का एट्रीब्यूट इंक्रीज होता है, लेकिन मेरा यहाँ पर इंसल्ट करने से एट्रीब्यूट इंक्रीज हो रहा है। मुझे इस रिवर्स मेथड के बारे में और भी जानकारी कलेक्ट करनी होगी, जिससे मैं और ज़्यादा इनर की को कलेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि इनर की का एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए। अगर मैं दूसरी चीज़ों के बारे में बातें करूँ तो ब्लड वाइटलिटी एचपी को रिलेट करता है, स्पिरिट एमपी को रिलेट करता है, और कॉन्फिडेंस और चार्म से क्या मैं अब लड़की पटा सकता हूँ। चैन अपने ही धुन में आगे बढ़ रहा होता है कि तभी सामने की तरफ में दो फूल एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और काफी ज्यादा आवाजें भी निकल रही है और ये दोनों एक दूसरे में घुसे पड़े हुए हैं। लेकिन बेचारा चैन आगे की तरफ में बढ़ता है और अजीब सा मुंह बनाकर बोलने लगता है कि देखो आसपास से टीचर यहाँ पर गुजरने वाला है, तो तुम लोगों को ये सारी चीजें थोड़ा सा छुप कर करनी चाहिए। और तभी एक लड़का बोलने लगता है कि जा अपना मरवा ले, क्योंकि तू यहाँ पर सिंगल ही मरने वाला है। और ये जो सिंगल वाली बात है वो हमारे चैन के सीधे हार्ट पर लग जाती है और बेचारे के खून निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन साथ में एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि इंसल्ट कॉन्फिडेंस फॉर चार्म 2। चैन कहता है कि तू एक नंबर का कमीना है, लेकिन तेरी वजह से मेरा एट्रीब्यूट इंक्रीज हो गया है, इस वजह से मैं तुझे जाने दे रहा हूँ। और तभी इस लड़की का स्किन निकलने लगता है और उसकी जिप भी लंबे हो चुके हैं और वो चैन से कहती है कि हे आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुझसे बातें नहीं करना चाहोगे। अब इस लड़की ने अपना गेटअप चेंज कर लिया है और एक नंबर की बवाल लग रही है। और ये जो लड़का अभी थोड़ी देर पहले इस लड़की के साथ में चुमा चाटी कर रहा था वो एक चूसा हुआ आम बन चुका है। साइड की तरफ से चैन इसे देखते हुए बोलता है कि मैं तो कैजुअली बता रहा था, मेरा आपका मजाक उड़ाने का कोई भी मतलब नहीं था। और तभी ये लड़का नीचे की तरफ में धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि इस लड़की ने अपना टॉक्सिक जहर इसके बॉडी में फैला दिया होता है, जिसे देखकर चैन पूरी तरीके से हक्का बक्का और अपने मन में कहने लगता है कि जस्ट अभी अभी इस लड़की ने इस लड़के का मर्डर कर दिया है। और ये लड़की एक स्माइल के साथ कहने लगती है कि तुमने सारी चीजों को देख लिया है। फिर वो यहाँ पर अपनी खूबसूरती का डरावना जलवा बिखेरने लगती है और क्या ही कमाल धमाल बवाल नजर आती है और कहने लगती है तो अब मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। यह है टायर 1 की टॉक्सिक गैस पैरासाइट। ये एक ऐसा पैरासिटिक क्रीचर है जिसने ह्यूमन को टारगेट करने के लिए डेवलप किया गया है। ये ह्यूमन बॉडी को पैरासाइट कर देती है, जिसके बाद टॉक्सिक गैस की वजह से ह्यूमन बॉडी पैरालाइज हो जाता है और अपने दानेदार जीभ बाहर निकाल कर कहने लगती है कि मुझे अब तुम्हें खाना ही होगा। और फिर बिना देरी के वो चैन के ऊपर में अटैक कर देती है, जिससे चैन अपने आप को नहीं बचा पाता और वो पीछे की तरफ में जाने लगता है। साथ में एक नोटिफिकेशन भी दिखाया जाता है, डैमेज रिसीव ब्लड वाइटलिटी 400, इनर की 53। काफी ज्यादा इंजर्ड होकर चैन पीछे की तरफ में गिरते हुए कहने लगता है कि ये सिस्टम बकवास है, आखिर इस तरीके से अपने एट्रीब्यूट को इंक्रीज करने का क्या ही मतलब बनता है, मैं तो लोगों के लिए सिर्फ एक पंचिंग बैग बनकर ही रह जाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने डैमेज को एट्रीब्यूट में एक्सचेंज कर सकता हूं, लेकिन मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्या होगा अगर किसी ने मुझे पूरी तरीके से ब्लास्ट कर दिया, मुझे डैमेज तो मिल जाएगा और उससे एट्रीब्यूट भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन मैं तो मारा जाऊंगा, तो आखिर ये सब का क्या मतलब है। फिर कर्स सिस्टम दिखाया जाता है, नेम है चैन यू, इनर की 84/1000, लेवल 1 वॉरियर इज 1000, एनर्जी सोर्स है कर्स। और ये टॉक्सिक गर्ल सीधा जाकर चैन को पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है क्यूटी, अब तुम मेरे चंगुल से बचकर कहीं नहीं जा पाओगे, तो चलो अब जल्दी से यहाँ पर एक ऑनेस्ट बच्चे की तरह मेरे अंदर में समा जाओ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारा टेस्ट कैसा है। और इसका फिगर तो क्या ही कमाल का नजर आ रहा है। इसने हमारे चैन को ऊपर की तरफ में उठा लिया होता है। चैन अपने मन में बोलने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब ये टॉक्सिक गर्ल अपने जीभ को लंबा करके हमारे चैन को चाटना शुरू कर दिया, जहां पर से काफी ज्यादा बदबू बाहर निकल रहा है। और अपने मन में चैन बोलता है कि इसका मौत पूरी तरीके से पॉइजनस है। और साथ में एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि इंजर्ड बाय पॉइजनस गैस, इनर की 30 इंक्रीज हो गया है। इंजरी की हालत में एक स्माइल के साथ टॉक्सिक गर्ल से चैन कहता है कि तुम्हारे मुंह से काफी ज्यादा बदबू आ रही है, तो तुम्हें अपने मुंह को थोड़ा सा बंद रखना चाहिए। इस बात से टॉक्सिक गर्ल काफी ज्यादा चौंक जाती है और वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो चैन के गले को पकड़कर उसे हिलाना शुरू कर देती है और काफी ज्यादा बेचारे को डोमिनेट करने लगती है। और ब्लड वाइटलिटी इंक्रीज का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये टॉक्सिक गर्ल काफी ज्यादा हंसती हुई कहने लगती है क्योंकि तुम्हें मेरे मुंह का बदबू नहीं पसंद था, इस वजह से अब मैं तुम्हें अपने मुंह के और ज्यादा नजदीक लेकर जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरे टॉक्सिक गैस को स्मेल करोगे और
तुम्हारा पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाएगा और इस तरीके से पैरालाइज होगा कि तुम्हारी वहीं पर मृत्यु हो जाएगी और अपना भयानक सा मुंह खोल देती है, जहां पर से बहुत ही भारी मात्रा में इसका टॉक्सिक गैस बाहर निकलना शुरू हो चुका है। ये सब कुछ करते हुए टॉक्सिक गर्ल बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है और अपने मन में चैन कहने लगता है इस टॉक्सिक गैस को इनहेल करते हुए कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि यही तो मैं चाहता था, और फिर पूरी तरीके से इस टॉक्सिक गैस को इनहेल कर देता है। कंटिन्यूअसली हम लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन इंक्रीजिंग का नजर आता है, जिसे पढ़ते हुए बहुत ही लंबा समय बीत जाएगा, तो छोड़ देते हैं। चैन की आंखें पूरी तरीके से व्हाइट हो जाती है और अपने मन में कहने लगता है कि अब मेरे अंदर में पावर बहुत ही भारी मात्रा में बह रहा है। पावर ओवरफ्लो की वजह से चैन जमीन में धड़ाम से गिर जाता है और ये टॉक्सिक गर्ल फायर्ड अप होकर चैन की तरफ में आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि आज तुझे मरना ही होगा, और बहुत सारी चीजों को भी रिवील कर देती है। लेकिन जैसे ही ये चैन के ऊपर में अटैक करती उससे पहले ही चैन उठकर उसके हाथों को रोक लेता है। फिर कर्स सिस्टम दिखाया जाता है। नेम है चैन यू, इनर की 10,345 बाय 10,000, लेवल 2 मार्शल आर्ट बनने के लिए 10,000 एनर्जी की आवश्यकता है और साथ ही सेकंड लेवल वॉरियर को भी पार करना होगा। चैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने जो सोचा था वो सारी चीजें काम कर रही है। टॉक्सिक गर्ल चैन को इतना ज्यादा फायर्ड अप देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और चैन अपने फिस्ट को तैयार कर लेता है, क्योंकि वो अपने एक ही पंच से टॉक्सिक गर्ल का खात्मा कर देना चाहता है। बिना देरी के एक ही पंच के साथ उसके पेट पे एक बड़ा सा होल भी कर देता है और उसकी पीठ के पीछे एक बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट दिखाई देता है, जो कि चैन के अटैक की वजह से हुआ है। इस पावरफुल पंच अटैक का रिजल्ट ये रहता है कि टॉक्सिक गर्ल की आंखें बाहर आ जाती है, उसके कुछ दांत भी टूट जाते हैं। बेचारी के यहाँ पर हक्के बक्के उड़ चुके हैं और उसका एक ही बार में खात्मा चैन ने यहाँ पर कर दिया है। और तुम लोग अब देख पाओगे कि इतना पावरफुल पंच चैन ने इस टॉक्सिक गर्ल के पेट के ऊपर में मारा था, जिस वजह से बेचारी का खात्मा तो निश्चित ही है। और चैन के पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि टेम्पररी बफ एंड होता है, वैल्यू रिस्टोर कर दिया गया है। चैन कहता है कि फाइनली मैंने तेरा खात्मा कर दिया है, लेकिन इसका इनर एक्सप्रेशन कुछ और ही बोलता है और कहता है कि मैं यहाँ पर सरवाइव करने में कामयाब रहा, मेरी जिंदगी बच गई। और टॉक्सिक गर्ल का मरा हुआ शरीर जस्ट चैन के सामने में पड़ा हुआ है। फिर चैन को यहाँ पर याद आने लगता है कि अचानक से यहाँ पर उसने बहुत ही पावरफुल अटैक इस टॉक्सिक गर्ल के ऊपर में कर दिया था, जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और उस वजह से काफी बड़ा आवाज भी आया था, यानी कि बाकी के लोग भी इसे नोटिस कर लेंगे। और बेचारा दुम दबाकर अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इस जगह पर से भागना शुरू कर देता है और बोलता है कि अब मैं दोबारा इस रास्ते से कभी भी नहीं गुजरूंगा। और फिर हम कुछ घंटे के बाद का सीन देखते हैं, जहां पर इस टॉक्सिक गर्ल के डेड बॉडी के पास में एक लड़की के पैर भी दिखाई देते हैं और वो बोलती है कि ये तो एक पैरासिटिक बीस्ट है। क्या ऐसा हो सकता है कि इन पैरासिटिक बीस्ट ने सिटी के अंदर में घुसपैठ कर लिया है? और फिर इसकी हालत को देखते हुए कहती है कि किसी बंदे ने एक सिंगल स्ट्राइक में इसका इतना बुरा हाल किया है। इससे पता चलता है कि उस बंदे का इनर की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो हो सकता है कि सेकंड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हो। इसका फेस तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, लेकिन जिस तरीके से ये बैठी है ये बहुत ही ज्यादा सेक्सी है। और सीन चैन के घर के तरफ में शिफ्ट हो गया है, जहां पर उसकी मदर पूछने लगती है कि आखिर तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो? और चैन कहने लगता है कि इवनिंग स्टडी था, इस वजह से लेट हो गया। और मदर कहती है कि अपनी सिस्टर को खाने पे बुला लो। अब चैन छुपते छुपाते अपने रूम के अंदर में जाकर डोर को लॉक करके अपने मन में कहने लगता है कि आखिर अभी अभी ये हुआ क्या? क्या ये पैरासिटिक बीस्ट सिटी के अंदर में एंटर कर चुके हैं? क्या मुझे इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए? और चैन के कपड़ों में ब्लड का दाग भी होता है और फिर सामने का नजारा देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि उसकी सिस्टर अपना कपड़ा बदल रही होती है। और फिर वो उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम ये क्या देख रहे हो? और चैन अपने मन में कहता है कि अच्छी बात यह है कि मैंने ज्यादा जोर से ये बातें नहीं की है। और फिर वो अपनी सिस्टर से पूछता है कि सिस्टर आखिर तुम नॉर्थ ईस्ट टोन में क्यों बातें कर रही हो? सिस्टर कहती है कि कल एक कलीग नॉर्थ ईस्ट चाइना से आया तो उससे मैंने कुछ शब्द सीख लिए, लेकिन तुम ये सब बातों को छोड़ो, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे कपड़ों पर ये ब्लड कहां पर से लगा? और चैन काफी परेशान होकर बहाना मारते हुए कहने लगता है कि मैं बस ऐसे ही गिर गया। लेकिन बहन तो बहन होती है, वो एक टक चैन को ही देखने लगती है। तभी नीचे से आवाज आता है कि खाने का समय हो गया है, दोनों के दोनों नीचे आ जाओ। सिस्टर कहती है कि अब तुम्हारे आयरन पिलर को नरस करने का समय हो गया है। और चैन कहने लगता है कि मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूँ और फुसफुसा कर कहने लगता है कि तुमने जो ये शब्द भी कहा है ना, इसके लिए मैं तुम्हें रिग्रेट करवा कर ही रहूंगा। और नोटिफिकेशन आता है साइकोलॉजिकल डैमेज स्पिरिट पॉजिटिव 5। और सीन डाइनिंग टेबल का दिखाया जाता है, जहां पर ये सारे लोग मिलकर एक साथ खाना खाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और चैन अपने मन में कहता है कि मुझे डर था, क्योंकि मैं दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके आया था तो मेरे ओरिजिनल मदर और सिस्टर चेंज हो गए थे, लेकिन भाग्यवश हम लोगों का सोशल बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। और प्लेट से एक प्याज का टुकड़ा निकालकर अपनी सिस्टर के राइस बॉल पर डालते हुए बोलता है कि तुम्हें और ज्यादा प्याज खाने की जरूरत है। अपने मन में बोलने लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा हार्मोनियस है और मैं इन सब का लवेबल चाइल्ड हूँ। चैन की सिस्टर अपने चॉपस्टिक से टिश्यू पेपर को उठाकर चैन के राइस बॉल में घुसेड़ती हुए
एक इनोसेंट वे में बोलने लगती है कि मेरे छोटे भाई, तुम्हें और ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है, तुम्हें और ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, तो तुम इसे खा लो। और इस बात से चेन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब इन दोनों के बीच में तो नोक-झोंक चल ही रहा था, तो मदर कहाँ पीछे हटने वाली है और वो इन दोनों के सर को एक दूसरे से टकरा कर बोलने लगती है कि तुम दोनों का बस बहुत हो गया, क्या अपने ही घर में हम लोग शांति से बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। चेन जैसे ही अपने मुंह पर एक बाइट लेता है तभी एक नोटिफिकेशन आता है, ईटिंग हंगर -5, कॉन्स्टिट्यूशन -1, हेल्थ -1, यानी कि कुछ अच्छी चीज़ों को जब ये कंज्यूम करेगा तब इसका एट्रीब्यूट डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जब ये किसी टॉक्सिक चीज़ों को कंज्यूम करेगा तब इसका एट्रीब्यूट इंक्रीज हो जाएगा। और इसे ही कहते हैं कर्स का रिवर्स मेथड। और तभी ये सारी बातें चेन को भी याद आ जाती है और बेचारा अपने सर को पकड़कर बोलने लगता है कि आखिर मैं रिवर्स कर्स के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। और अपने ब्रदर को ऐसा करता हुआ देखकर उसकी सिस्टर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और अपने एक आंख से चेन को देखते हुए कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोबारा हिट नहीं करने वाली। और एक ब्लैक बॉक्स को चेन के सामने में कर देती है और चेन उसे देखकर कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बातें करती हो। और फिर जैसे ही वो ब्लैक बॉक्स को ओपन करता है वहां पर से एक गोल्डन रोशनी बाहर निकलती है। चेन कहता है ये तो की इनहेंसिंग पिल है और चेन की सिस्टर उसे ही देखने लगती है और चेन के पास में अब 5 की इनहेंसिंग पिल मौजूद है, लेकिन इन सब का क्या ही फायदा। और फिर चेन काफी ज्यादा रोते हुए कहने लगता है कि तुमने अपनी खुद की बॉडी को सेल कर दिया ये सारी चीजों को बाय करने के लिए। चेन की बातों से सिस्टर जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है और मदर पीछे से बोलने लगती है कि सीवेन, आखिर तुम्हें ये सारी चीजों को खरीदने के लिए इतना ज्यादा पैसा कहां पर से मिला। सिस्टर चेन के सर पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहने लगती है कि अपनी बकवास की बातों को बंद करो। और चेन दर्द में कराते हुए बोलने लगता है कि आखिर तुम की इनहेंसिंग पिल कैसे अफोर्ड कर सकती हो, हमारे पास इतने पैसे नहीं। यार सिस्टर बोलने लगती है कि मैंने काफी टाइम से सेविंग करके रखा हुआ था, क्या तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है। अब मदर निराश होकर कहने लगती है कि वैन, आखिर ये सब कुछ करने का क्या ही मतलब रहेगा, अगर तुम इस जैसे 10 या फिर 1000 पिल भी अपने ब्रदर को खिला दोगी तो भी इसका ग्रेड इतना ज़्यादा कम है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को ये पास नहीं कर पाएगा। और फिर हमारे चेन के पास में साइकोलॉजिकल डैमेज स्पिरिट +2 का नोटिफिकेशन आ जाता है और वैन कहती है कि मैं अपने ब्रदर को अपने जैसा बनता हुआ नहीं देख सकती। चेन याद करता है कि 2 साल पहले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में वैन को टारगेट किया गया और एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए मजबूर किया गया और उसका परिणाम बेचारी आज भी ये भुगत रही है। अब की इनहेंसिंग पिल में से एक पिल को उठाकर चेन खाते हुए अपने मन में कहता है कि अपने सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा, लेकिन इस बात को वो भूल चुका है कि उसके पास रिवर्स कर्स है, जिस वजह से एक और नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, सर्ज बाय मेडिसिन, इनर की -366, कॉन्स्टिट्यूशन -4, इंडोरेंस -2। बेचारे चेन की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है और अपने मन में बोलता है कि एक्सीडेंटली मैंने अपने रिवर्स कर्स को ट्रिगर कर दिया है और इस वजह से मैंने अपने 3 दिन का कल्टीवेशन प्रोग्रेस को लॉस्ट कर दिया है, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। वेन कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस पिल को सेल कर दोगे, इस वजह से अब ये पिल मेरे पास में ही रहेगा और हर दिन तुम्हें एक पिल कंज्यूम करना होगा और जैसे ही ये पिल खत्म हो जाएगा मैं तुम्हारे लिए और पिल बाय कर दूंगी। और तभी चेन को साइकोलॉजिकल डैमेज स्पिरिट +6 का नोटिफिकेशन आ जाता है। बेचारा रोते हुए बोलने लगता है, क्या तुम सचमुच में मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर हो, आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। चेन स्ट्रीट में आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि मैं अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता, मेरी सिस्टर मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करती है, इसलिए मुझे हर हालत में थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्गर बनना होगा जिससे मैं अपनी सिस्टर का रिवेंज ले सकूं। टॉक्सिक गर्ल का टॉक्सिक गैस और की एनहेंसिंग पिल को कंबाइन करने से मुझे एक नया आइडिया आया है। मोबाइल पे सर्च करने लगता है कि आखिर मार्शल आर्टिस्ट कल्टीवेशन लेवल को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है और इसका आंसर चेन को मिल जाता है, बकवास की बातें, जो कि कई सारे लोग अलग अलग तरीके से बता रहे होते हैं। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जो कि अपने बॉडी के अंदर में इनर की को रहने ही देना नहीं चाहते, लेकिन ये सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, तो बकवास की बातों को छोड़ दो। और कई देर तक रिसर्च करने के बाद चेन को ये बात पता चल जाती है कि एक मार्शल आर्टिस्ट के कल्टीवेशन को रिड्यूस करने के लिए पॉइजन, सेक्सुअल डिजायर और स्मोक बहुत ही ज्यादा कामगार है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइजन के बारे में जानते हैं, जहां पर बताया जाता है कि अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट पॉइजन को कंज्यूम कर लेता है या फिर उसे कंज्यूम करवा दिया जाता है तो सीधा उसके इनर की के ऊपर में इफेक्ट करता है, जो कि इलीगल है। सेकंड है सेक्सुअल डिजायर, जिसके बारे में जानने के लिए चेन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा हाइपोथेसिस के बारे में बताया गया है कि तुम लोगों को जान के क्या ही इन्फॉर्मेशन ले लेना है, तो बेटर यही होगा तुम लोग इतना जान लो कि सेक्सुअल डिजायर की वजह से इनर की बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। और चेन कहता है कि मुझे इस मेथड को यूज करना है स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, लेकिन अभी के लिए इसे भूल जाओ। और तीसरा है स्मोक। और टॉक्सिक गैस का तुम लोगों ने एग्जाम्पल तो देख ही लिया है कि किस तरीके से चेन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया था, तो बाकी इन्फॉर्मेशन को देना मैं बिल्कुल भी सही नहीं समझता हूँ, तो इसलिए हम इस चीजों को स्किप कर देते हैं। और सारी चीजों को देखने के बाद चेन काफी ज्यादा खुश होकर बोलने लगता है कि ये मेथड भी बुरा नहीं है, मैं स्मोक करके एक बार ट्राई कर सकता हूँ। एक्सपेरिमेंट करने के लिए सीधा पहुंच गया होता है कन्वेंशनल स्टोर और बोलता है कि मुझे एक सिगरेट का पैकेट चाहिए और सामने
सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। सामने में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है जो सिगरेट का पैकेट देती हुई बोलने लगती है कि हेलो क्यूटी, क्या तुम यहाँ पर सिगरेट बाय करने के लिए आए हो? और उसे देखकर चैन बोलने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सेक्सी है। और शॉप ओनर से कहता है कि हाँ हाँ मैं सिगरेट खरीदने के लिए आया हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे सिगरेट दे दीजिए। और शॉप ओनर आगे बढ़ते हुए बोलने लगती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। शॉप ओनर चैन के ज़्यादा नज़दीक जाकर कहती है कि ये सारी चीज़ों को करने की तुम्हारी कोई उम्र नहीं है, तुम जाओ अपने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करो। अब शॉप ओनर आगे की तरफ चली गई होती है और इस बात से चैन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब एक डेविलिश लुक के साथ चैन अपने पास से मिर्ची पटाखा निकाल लेता है और उसे जलाकर कहने लगता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ अब होने वाला है, तुम इसके लिए मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से ही हो रही है। और सीधा उसे शॉप ओनर के ऊपर में फेंक देता है, जिस वजह से शॉप ओनर काफी ज्यादा घबरा जाती है और उछल कूद करना शुरू कर देती है। और उसी मौका पाकर चैन एक सिगरेट का पैकेट उठा लेता है, पैसा वहां पर रखकर बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर तेजी की रफ्तार से इस जगह पर से भागना शुरू कर देता है। पीछे की तरफ से शॉप ओनर चिल्लाती हुए बोलने लगती है कि बास्टर्ड, बदबूदार लड़के, आखिर तू ये सब कुछ क्या कर रहा है? और कुछ समय का बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर एक जगह पर बैठे हुए चैन सिगरेट को फूके मार रहा है, वो भी अपने 3 उंगली में चलाकर। इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उसे न चाहते हुए भी ये सारी चीजें करनी होगी और वो बहुत ही सारे सिगरेट्स को पी चुका है। और चैन के बॉडी में वीसीएस गैस अटैक की वजह से उसका एनर्जी 98 इंक्रीज हो गया। और अपने मन में चैन कहने लगता है कि मैं ऑलरेडी लेवल 0.3 का मार्शल आर्टिस्ट हूं, अगर मेरा की इसी तरीके से इंक्रीज होता रहा तो मुझे किसी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मंथली सैलरी 10,000 तक शुरू हो जाएगा। जब तक मेरे पास में सिगरेट का ऑप्शन मौजूद है तब तक मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए मैं वो हासिल कर लूंगा। और 1 महीने में जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है तब तक मैं अपने फर्स्ट ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट लेवल को पा लूंगा, उसके बाद मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। और ये सारी बातों को सोचकर चैन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन बेचारे की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। और एक बंदा आते हुए बोलता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई इस जगह में छुपकर सिगरेट पीने की? और ये होते हैं 2 बुली लड़के जो कि अब चैन को बुली करने वाले हैं। यार कहता है एक बंदा कि जो कुछ भी सिगरेट तेरे पास में बचा हुआ है वो रिस्पेक्ट के तौर पर अपने सीनियर को दे दे। चैन इनसे बातें तो नहीं करना चाहता, लेकिन बेमन से वो पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? और गोल्डन हेयर बॉय बोलता है क्या तू चाहता है कि हम तेरे स्मोकिंग के बारे में रिपोर्ट करें? और दूसरा बुली बोलता है कि तू अच्छी तरीके से जानता है कि ये सारी चीजें अगर बाहर आ जाएगी तो तेरे लिए क्या परिणाम हो सकता है, तो जो कुछ भी सिगरेट तेरे पास में बचा हुआ है वो अच्छे बच्चों की तरह वो हमारे हवाले कर दे। और चैन इन लोगों को देखते हुए अपने मन में बोलता है ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये 2 इडियट अचानक से मेरे पास में आ चुके हैं। यार फिर वो अपने फ्लैशबैक को भी याद करता है जहां पर ये दोनों मिलकर चैन को बहुत ही ज्यादा बुली कर रहे होते हैं। चैन अपने मन में कहता है कि जब भी इन दोनों का बेकार मूड होता था तब ये अपना फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए मुझे बुली किया करते थे, अगर मैं थोड़ा बहुत भी इन लोगों को प्रोवोक कर लेता हूं तो मेरा फिजिकल वायलेंस इंक्रीज हो जाएगा। गोल्डन हेयर बुली अपने साथी से कहता है कि इसके पास में कोई भी सिगरेट नहीं है और ना ही पैसे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? और टकला बुली बोलने लगता है कि यूजुअली जो हम इसके साथ में किया करते थे हमें वही करना चाहिए। यानी अब चैन की धुआंधार पिटाई शुरू होने वाली है। और बंदा बिना देरी के चैन के कॉलर को पकड़कर बोलता है अपने साथी से कि ये तो तुम्हारा बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। और जैसे ही वो चैन को एक पंच लगाने ही वाला था उससे पहले ही चैन उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ देता है और ये बंदा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और दूसरा जो बंदा है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज कि आखिर अभी अभी ये हुआ क्या। और चैन इन दोनों से बोलने लगता है कि तुम दोनों की ऐसी की तैसी, मैंने काफी टाइम से तुम लोगों को टॉलरेट किया है, अब मैं नहीं करने वाला। और अपने मन में कहता है कि मैं अपने मौत से बचकर आया था उस टॉक्सिक गर्ल के सामने से, तुम दोनों तो उसके सामने में चिकन के बराबर हो। और चुन अपने ब्रदर शिव का हालत ऐसा देखकर काफी ज्यादा हक्का बक्का होकर बोलने लगता है कि शिव आखिर मेरे प्रेसियस ब्रदर के साथ में ये क्या हो गया? ऐसा लगता है बेचारा कब्र में पहुंच चुका है। अर्जुन रोते हुए चैन से कहता है कि चैन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जो कुछ भी तूने मेरे ब्रदर शिव के साथ में किया है उसका बदला मैं आज तुझसे लेकर ही रहूंगा। और अपने आप को देखते हुए चैन कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि एक सिगरेट के पैकेट की वजह से मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो गया हूं। लोगों को तो इससे हार्म होता है लेकिन मेरा कल्टीवेशन लेवल इससे इंप्रूव हो रहा है। चुन चैन के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इस बात से अनजान चैन अपने मन में कह रहा होता है कि मैं एक पावरफुल 0.3 लेवल मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूं। अब चैन का ध्यान चुन के अटैक के तरफ में चला गया है और चुन चैन के ऊपर में अटैक करने लगता है। और उसे अटैक करता हुआ देखकर चैन अपने मन में बोलता है कि इसने बकवास सा अटैक मेरे ऊपर में किया है, यहां तक कि मैं इसके अटैक को डॉज ही नहीं बल्कि उसके ऊपर में रिएक्ट भी कर सकता हूं, क्योंकि चुन का मूवमेंट मैं आसानी से देख पा रहा हूं और इसके ऊपर में मैं रिएक्ट भी कर सकता हूं। क्या यही होता है लेवल 0.3 के मार्शल आर्टिस्ट का पावर? एक सीरियस लुक के साथ
साथ कहता है कि इसके फाइटिंग स्टाइल में बहुत ज्यादा लूप होल है और बिना देरी के उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिससे चुन अपने आप को नहीं बचा पाता और बेचारा दर्द में कराहना शुरू कर दिया है। नाक बहाते हुए अपने मन में बोलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो बहुत ही ज्यादा वीक हुआ करता था, अचानक से ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। अब चेन के दिमाग में एक डेविलिश सोच आ चुकी है, जिस वजह से वो एक डेविलिश स्माइल के साथ में चेन और सीयू को देखने लगता है। और कुछ समय के बाद का सीन ये रहता है कि नीचे की तरफ में काफी ज्यादा पब्लिक इकट्ठी हुई है, क्योंकि चेन ने चुन और सीयू को नंगा पुंगा कर एक दूसरे से बांध दिया होता है, साथ में एक लेटर भी छोड़ दिया है और लोग इन लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिए हैं और उनका पिक्चर भी क्लिक कर रहे होते हैं। और लेटर में लिखा रहता है कि हम दोनों गरीब हैं, हम लोगों को पैसा देने का कष्ट करें, प्लीज हमारी मदद करें, इस तरीके का लेटर। चुन और सीयू का इतना बुरा हाल करने के बाद चेन इस जगह पर से जाने लगता है। पीछे की तरफ से लोग बोलते हैं कि जल्दी से पुलिस को कांटेक्ट करो और दूसरा बंदा बोलता है कि रुको रुको, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका फोटो खींच के अपलोड कर देता हूँ। अब चेन कई सारी बातों को सोचते हुए आगे की तरफ में बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है और अपने मन में कहने लगता है कि अब के बार से मैं रेगुलरली सिगरेट पिया करूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरा 0.3 मार्शल आर्ट लेवल इंक्रीज हो गया था और मैंने चुन और सीयू का बहुत ही बुरा हाल भी कर दिया था, तो अब से मुझे और ज्यादा सिगरेट पीने की जरूरत है। और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि इस पावर के साथ में मैं किसी भी तूफान को क्रिएट कर सकता हूं और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। टीचर के अपीयरेंस से अनजान चेन कहता है कि मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट बनना ही होगा, जिसके बाद मैं ब्यूटीज के साथ फ्लर्ट कर सकता हूं। और टीचर साइड की तरफ से फुसफुसा कर कहते हैं आखिर तुम क्या करने वाले हो, और चेन कहता है कि मैं फ्लर्ट। और तभी उसे याद आता है कि टीचर जस्ट उसके साइड में यार बेचारा हक्का बक्का होकर टीचर से बोलने लगता है कि हाँ टीचर, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोबारा से मेरे सामने ऐसे मत आइएगा वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। और टीचर बोलने लगते हैं कि तुम बस दिन में सपने ही देखा करो, तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाते, तो जल्दी से मेरे ऑफिस में आ जाओ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है। डेस्क पे रखा होता है अटेंडेंस सीट और इसके बाद टीचर चेन के ऊपर में चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कई सारे बेचारे को ताने भी मार देते हैं, जिस वजह से उसका स्लैकिंग ऑफ इनर की 0.1 से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन टीचर बहुत अच्छे भी हैं, इस वजह से वो उसे इंक्रीज करने के लिए काफी कुछ अच्छी बातें भी बोलते हैं, जिस वजह से उसका स्पिरिट -4, कॉन्फिडेंस -2, लक -1, करिश्मा -1 और उसका एट्रीब्यूट डिक्रीज होना शुरू हो गया। जिस बात से परेशान चेन टीचर से बोलता है कि ठीक है आप बातें करना बंद कीजिए, मैं अपने एनर्जी की प्रैक्टिस जरूर करूंगा। टीचर चेन से कहते हैं कि अपने की को इकट्ठा करो, फोकस करो अपने माइंड पे और की के लोकेशन को फील करो। और जैसे ही चेन ये सारी चीजें करता है उसका इनर की -1 में डिक्रीज हो जाता है। लेकिन टीचर बहुत ज्यादा खुश होकर बोलने लगते हैं कि हाँ ऐसे ही करते रहो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर में टैलेंट है, तुम जरूर ये सारी चीजों को कर लोगे। और 10 मिनट के बाद का सीन कुछ इस प्रकार से रहता है कि कंटिन्यूअसली उसका ट्रेनिंग इनर की -1 से ड्रॉप हो रहा होता है और इस बात से हमारा चेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और टीचर खुश होकर बोलने लगते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे ना तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। लेकिन चेन इन सारी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर मैं कंटिन्यूअसली ये प्रैक्टिस करता रहा तो मैं इस फैट गाय की वजह से यहीं पर मारा जाऊंगा, जो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाता है, सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए बुला लिया गया है। और चेन परेशान होकर बोलता है कि आखिर अब ये क्या हो रहा है। टीचर साइड की तरफ से बोलने लगता है कि हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाला है, तो उसके लिए शपथ ग्रहण है, तो चलो अब हम लोगों को उस जगह पर जाना होगा। प्रिंसिपल चिल्लाकर बोलता है कि मेरे दोस्तों, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का बैटल बहुत जल्द शुरू होने वाला है और साथ ही तुम लोगों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल भी इस जगह पर आ चुका है, तो अपने दिलों को थाम लो क्योंकि तुम लोग बहुत जल्द अपने लक्ष्य को पाने वाले हो, जिसका तुम लोगों ने 10 साल तक इंतजार किया है और अपने आप को उस चीज के लिए तैयार कर रहे थे। अब वो पल बहुत जल्द तुम लोगों के सामने में आने वाला है। और तभी यहाँ पर कुछ जो लोग रहते हैं वो हमारे चेन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस +2 और लक +5 से इंक्रीज हो जाता है। चेन बोलता है कि जब तक मेरा एट्रीब्यूट इंक्रीज हो रहा है तब तक मुझे इनकी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर से एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि रिसीव्ड साइकोलॉजिकल डैमेज स्पिरिट +8। और लोग यहीं पर नहीं रुकते, वो इसी तरीके से चेन का कंटिन्यूअसली मजाक उड़ाए जा रहे होते हैं। लेकिन चेन बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जब तक मुझे तुम लोगों से फायदा मिल रहा है तब तक मैं तुम लोगों से फाइट बैक तो नहीं करने वाला। लेकिन हर एक बात की हद होती है यार। ये जो लोग हैं वो चेन के ऊपर में कंटिन्यूअसली ताने मार रहे होते हैं कि तू एक यूजलेस पर्सन है, तुझे यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, तो तुझे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। इन बातों से चेन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और एक हद तक अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और स्टूडेंट के ऊपर में चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि आखिर तुम लोग क्या हो, तुम लोग तो बस खाली लोगों के पीठ पीछे बातें ही करना जानते हो और इसके अलावा तुम्हारे पास काम ही क्या है। क्या तुम लोगों को अपने बारे में कोई ध्यान नहीं है कि आखिर तुम लोग किस तरीके के लोग हो। और ये सारे लोग एक बार के लिए शांत होकर चेन को सुनने लगते हैं और फिर अपने पास से बेसबॉल बैट, हथौड़ा, कुर्सी सब कुछ निकाल कर चेन को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर बोलने लगते हैं कि साले तू मर जा, तेरा जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता। चेन
अपने मन में बोलता है मुझे इन्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं शायद इनका सामना न कर पाऊं। लेकिन यहाँ पर उसके एट्रीब्यूट तो इंक्रीज हो रहे हैं, इससे ज्यादा हमारे चेन को क्या ही चाहिए। और अपने मन में बोलने लगता है कि तुम लोगों को जो भी बोलना है तुम लोग बोल सकते हो, तुम लोगों की वजह से मेरा फायदा हो रहा है, इस वजह से मैं चुप हो जाता हूँ। लेकिन प्रोवोकेशन करना तो बनता है। बेचारा दोनों मिडिल फिंगर उन लोगों को दिखाते हुए बोलने लगता है कि जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और टीचर बोलने लगते हैं कि चेन अपने आप को संभालो, तुम भावनाओं में नहीं बह सकते। प्रिंसिपल चिल्लाकर बोलने लगता है कि अब आप लोगों को अपने सीनियर का स्वागत करना चाहिए। और चेन साइड की नजरों से उस सीनियर को देखने लगता है और जैसे ही उसे देखता है वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो बोलता है कि ये तो वही वुमेन है और इस लड़की का नाम है जिंगबी। और पीछे की तरफ से टीचर इसके बारे में काफी कुछ तारीफें करने लगता है और नीचे की तरफ से टीचर बोलने लगता है कि तुम्हें ये याद है, यही वो लड़की थी जो तुम्हारे सिस्टर के साथ में फाइट करी थी और उस टाइम की चैंपियन बनी थी। और चेन बोलने लगता है कि आखिर मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। और अपने मन में भारी गुस्से के साथ कहने लगता है कि ये वही लड़की है जिसने मेरी सिस्टर वैन के कल्टीवेशन बेस को डिस्ट्रॉय किया था, वो भी जानबूझकर। आखिर इस जैसी लड़की को मैं कैसे भुला सकता हूँ। अब प्रिंसिपल कहता है कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जिंगबी का। और जिंगबी आगे की तरफ में बढ़ने लगती है और माइक को पकड़ते हुए बोलती है कि मैं ज्यादा बकवास की बातें नहीं करूंगी, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जो लोग वेस्ट होते हैं वो लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होते। ऐसे लोग हमारे सोसाइटी के लिए एक धब्बे के समान है, जो अपने आप में प्रोग्रेस नहीं कर पाते, वो एग्जाम में फेल होते हैं और क्लासेस को स्किप करते हैं। और टीचर कंफ्यूजन के साथ चेन को देखने लगता है क्योंकि ये जो जिंगबी है वो ये सारी बातें चेन को देखकर कह रही है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑडियंस के बीच में चेन यू मौजूद है और उसका रिफ्लेक्शन उसकी सिस्टर के साथ में काफी ज्यादा मैच करता है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी सिस्टर के फुट स्टेप पे चलते हुए ड्रॉप आउट ले लेना चाहिए क्योंकि तुम हमारे सोसाइटी के लिए बस एक धब्बा हो और तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे, जैसा कि तुम्हारी सिस्टर कुछ नहीं कर पाई थी। और इन बातों से चेन काफी ज्यादा गुस्से में आकर बोलता है कि आखिर तुमने क्या कहा। कुछ लोग बातें करते हैं कि सीनियर बिल्कुल ही सही बोल रही है, कुछ लोग बोलते हैं कि उन लोगों का पब्लिक एक्सिक्यूशन कर देना चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि सीनियर जिंगबी बहुत ज्यादा सैसी है। और टीचर बात को टालकर बहुत ज्यादा हंसते हुए कहता है कि ये मेरी गलती है कि मैं चेन को अच्छी तरीके से नहीं सिखा पा रहा हूं, मैं उसका होमरूम टीचर हूं, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाया। लेकिन चेन इन बातों से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तभी पीछे की तरफ से प्रिंसिपल बोलता है कि बहुत हो गया, तुम बार बार इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश मत करो मिस्टर ली। मिस्टर ली परेशान होकर प्रिंसिपल को देखने लगता है और प्रिंसिपल एक कमीने फेस के साथ कहता है कि ये हमारे स्कूल और सोसाइटी के लिए एक कैंसर के समान है। इस साल के एनरोलमेंट के ऊपर में पड़ने वाले इम्पैक्ट से बचने के लिए हमारे पास इसे डिसअपीयर करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड हाई स्कूल का गोल है कि जिंगबी जैसे हाई क्वालिटी के एलिट के ऊपर में कल्टीवेट किया जाए, ना कि इन जैसे लोगों के ऊपर में अपने समय को और अपने रिसोर्सेज को बर्बाद किया जाए। और ये ठरकी प्रिंसिपल जिंगबी के बुबरेमोन को देखकर काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों को जिंगबी को एक एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहिए, वो कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट और कैपेबल है। और जो स्कूल तुम लोगों के ऊपर में कल्टीवेट करके इतना ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, तुम्हें इसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। और चेन, तुम्हें शर्म आना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर में इतना ज्यादा एफर्ट लगाया जा रहा है लेकिन तुम कुछ रिजल्ट हमें नहीं दे रहे हो। और चेन इन बातों से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है, लेकिन टीचर साइड की तरफ से बोलने लगते हैं कि चेन अपने आप को शांत कर लो। और एक मुस्कुराहट के साथ बी बोलती है कि चेन, क्यों ना मैं तुम्हें एक मौका दूं, तुम्हारे पास में एक अपॉर्चुनिटी रहेगा अपने आप को साबित करने का। फिर वो थूक देती है और उसका थूक सीधा जाकर उसके जूते पर गिर जाता है। एक कमीने मुस्कान के साथ वो चेन से कहती है कि अपने घुटनों पर आ जाओ और मेरे शू को चाट कर साफ कर दो, उसके बाद तुम पर दया खाकर मैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दूंगी और फिर तुम अपने सिस्टर की तरह एक कचरे बनकर नहीं रहोगे। किसी को भी ह्यूमिलिएट करने का ये तरीका सबसे गंदा और घटिया है। और टीचर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसी जगह पर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहता है, ये तो बहुत ही जबरदस्त ऑफर है, ये ऑफर मुझे क्यों नहीं दिया गया। चेन बी की बातों से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर बोलता है कि तू एक नंबर की बिच है। और बाकी के स्टूडेंट भी चेन का साथ देते हुए कहने लगते हैं कि बी, तुम बहुत दूर तक जा रही हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं हो, आखिर तुम्हारे ये सब कुछ कहने का मतलब क्या है। और चेन अपने साथियों से कहने लगता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने मेरे लिए बात किया। और तभी वो लोग चेन का दिल तोड़ते हुए बोलने लगते हैं कि इस तरीके का रिवॉर्ड तो हमें मिलना चाहिए, आखिर इस गार्बेज को क्यों दिया जा रहा है। और चेन का हो गया है इमोशनल डैमेज, बेचारा कुछ नहीं बोल पाता। और बी कहने लगती है कि चेन, आखिर तुम मेरे इस ऑफर के बारे में क्या सोचते हो। और चेन कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, अगर मैं लॉस कर जाता हूं तब मैं अपने घुटने टेक कर तुम्हारे जूते को चाटूंगा, लेकिन अगर मैं यहां पर जीत जाता हूं और मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो तुम्हें जाकर मेरी सिस्टर के सामने में नील डाउन होकर उससे माफी मांगनी होगी। और प्रिंसिपल इन बातों से तिलमिला उठकर कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू टॉप रैंक स्टूडेंट से डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, तुझे तो रिवॉर्ड दिया जा रहा है और साथ में अपॉर्चुनिटी भी कई सारी चीजों को सीखने का, इसके लिए तुझे मिस बी का शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन तू इतना ज्यादा अनग्रेटफुल है कि तू टॉप रैंक स्टूडेंट के अगेंस्ट में जाकर
उससे शर्त लगा रहा है, तू तो पूरी तरीके से कचरा है। और मिस बी उसे रोक कर कहने लगती है, ठीक है प्रिंसिपल कोई बात नहीं, चेन मुझे तुम्हारा ये शर्त मंजूर है। और प्रिंसिपल खुश होकर बोलता है कि मिस बी ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया, चेन को सपोर्ट करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है, ये काफी ज्यादा कमेंडेबल है। इन बातों से चेन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि मैं चेन कसम खाकर कहता हूं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं डेफिनेटली इस एग्जाम को पास करके ही दिखाऊंगा। इससे पहले कि वो ये बोल पाता कि कॉलेज में एंट्री ले पाऊंगा, तभी यहाँ पर हम उस शॉप ओनर को देख पाते हैं जो अपने साथ में एक पुलिस को लेकर आ गई है और वो चेन की तरफ में इशारा करते हुए कहती है कि ऑफिसर ये वही बंदा है जो मेरे पास से सिगरेट को चुरा कर ले गया था। पीछे से पुलिस वाला कहता है कि मैंने रिपोर्ट लिख लिया है और आगे की सुनवाई बहुत जल्द से जल्द हो जाएगी। और ये सब कुछ देखकर चेन पूरी तरीके से हक्का बक्का और बोलता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था। और सीन ऑफिस रूम के तरफ में शिफ्ट हो गया है जहां पर हमारे चेन ने एक सबसे महंगा वाला सिगरेट को उठा लिया था, इसलिए शॉप ओनर ने चेन के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर दिया होता है। पुलिस वाला अब इस कंक्लूजन पर पहुंच चुका है कि चेन अभी नाबालिग है, साथ में उसका ये पहला क्राइम रहा है और उसे सिगरेट के रेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और ना ही वो उस सिगरेट को चुराना चाहता था क्योंकि उसने पेमेंट किया था, तो इस वजह से उसे किसी भी प्रकार की कोई भी सजा नहीं होगी। तो क्या किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम है? शॉप ओनर कहती है अगर ऐसी ही बात है तो मैं इन सारी चीजों को भुलाने के लिए तैयार हूं। और टीचर कहता है कि मैं आपसे माफी चाहता हूं और इसके लिए मैं आपको कंपनसेट करने के लिए भी तैयार हूं। पुलिस वाला और शॉप ओनर दोनों इस जगह पर से चले जाते हैं, लेकिन चेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि स्कैरी लुक के साथ प्रिंसिपल चेन को ही देखता है। लेकिन बी बहुत ज्यादा खुश होकर बोलती है कि मेरे ख्याल से हमारा शर्त यहीं पर खत्म हो जाता है क्योंकि अब तुम एक्सपेल हो जाओगे और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो चलो अब मेरे जूते चाटने के लिए तैयार हो जाओ। टीचर बात को टालते हुए कहते हैं कि प्रिंसिपल और मिस बी मैं जाकर चेन को अच्छी तरीके से एजुकेट कर दूंगा, लेकिन तभी प्रिंसिपल एक पेपर चेन के ऊपर में फेंक कर मारते हैं जिसे देखकर चेन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और ये होता है विड्रॉल नोटिस। और इस बात से चेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और प्रिंसिपल बोलने लगता है कि आज के बाद से तुम हमारे सेकंड हाई स्कूल के स्टूडेंट नहीं रहे क्योंकि तुमने हमारे स्कूल के नाम को खराब कर दिया है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम स्कूल को छोड़कर चले जाओ। अब टीचर प्रिंसिपल को मनाने लगता है क्योंकि वो हर हालत में चेन को इस जगह पर से एक्सपेल होता हुआ नहीं देख सकता। तभी पीछे की तरफ से कोई बोलता है कि बहुत हो गया। मिस्टर ली कंफ्यूज होकर पीछे की तरफ में देखते हैं और चेन उस विड्रॉल पेपर को फाड़ते हुए बोलता है कि आपको इन लोगों को प्लेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत है। फाड़े हुए पेपर को हवा में उछाल कर बोलता है कि बैट अभी भी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है, मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सक्सेस होकर दिखाऊंगा, तुम लोग बस इंतजार करो। और इस जगह पर से वो जाने लगता है। भी मुस्कुरा कर बोलती है कि तुम्हारा ब्लड सचमुच में काफी ज्यादा मोटा है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे फेल होने का, फिर मैं दिखाती हूँ कि आखिर तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। मिस्टर ली भागते भागते आकर चेन को रोकने की कोशिश करते हैं और चेन पीछे की तरफ में मुड़कर बोलता है कि टीचर बहुत हो गया ये सारी चीजें, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है वो बहुत ही ज्यादा है और इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि आपने मुझे अबंडन नहीं किया। मैंने हर बार हर किसी को डिसअपॉइंट किया है और आपके लिए सबसे ज्यादा ट्रबल क्रिएट किया है। और इन बातों को सुनकर टीचर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चेन आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा कि आप मेरे टीचर हैं। चेन को जाता हुआ देखकर टीचर पीछे से बोलते हैं कि इसे एक्सपेल कर दिया गया है, लेकिन ये ऐसा एक्टिंग कर रहा है जैसे इन बातों से इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असली बात तो ये है कि इन बातों से फर्क पड़ता है। और चेन बोलता है कि मैंने पूरी तरीके से मेस्ड अप कर दिया है, मैंने कुछ टाइम पहले इस तरीके से अपना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड सबके सामने में शो किया था, लेकिन कुछ ही पल के बाद मुझे एक्सपेल कर दिया गया है और इस बात की वजह से अब मेरा घर जाने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा है। अगर मैं घर चला जाता हूं तो मेरा और भी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। फिर वो याद करने लगता है कि किस तरीके से अगर वो हार जाता है तो उसे बी के जूते चाटने पड़ेंगे और वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता तो ढूंढना होगा जिससे मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे पाऊं, वरना मुझे उसके जूते चाटने पड़ेंगे जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यार फिर से वो कन्वेंशनल स्टोर में पहुंच चुका है और कहता है कि ये सारी चीजें यहीं पर से शुरू हुई थी, मुझे जाकर शॉप ओनर के साथ में अपना हिसाब किताब बराबर कर लेना चाहिए। शॉप ओनर चेन को आंख मारते हुए बोलती है कि देखो देखो ये क्यूट पपी कहां पर से आ रहा है, आखिर तुम्हें मेरे पास से क्या काम है, जल्दी से सिस्टर को बताओ। एक सेकेंड, तुम तो वही हो ना जिसने मेरे सिगरेट को चुराया था। बेचारी अब जाकर चेन को पहचान पाई है। यार चेन गुस्से में चिल्लाकर बोलने लगता है कि ये सारी की सारी तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी वजह से स्कूल से मुझे एक्सपेल कर दिया गया है। शॉप ओनर रिलैक्स वे में बोलती है कि क्या हेडमास्टर ने तुम्हें एक्सपेल कर दिया, लेकिन मैंने तो उसी वक्त उन लोगों से कह दिया था कि ये मैटर यहीं पर खत्म होता है। और चेन कहता है लेकिन फिर भी मैं गलत था और ये सारी मेरी ही गलती थी। और शॉप ओनर चेन के नजदीक जाकर उसके कॉलर को पकड़कर बोलती है कि तुम्हारे अपोलॉजी को मैं एक्सेप्ट करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ जॉब को भी रिकमेंड कर लूंगी, और मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो और काफी ज्यादा पॉपुलर भी। चेन
कहता है कि मैं तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं तुम्हें पे नहीं करूंगा, और इसके अलावा तुम्हारी वजह से मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने का अपॉर्चुनिटी मेरे हाथों से चला गया है, जो मेरे और मेरे फैमिली के लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकता था। और शॉप ओनर काफी ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहती है कि कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं कर दिया, और फिर वो चैन से बोलने लगती है कि मेरे छोटे से प्यारे से पपी, मेरा ये सब कुछ करने का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं था, तुम ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं तो बस तुम्हारे साथ में मजाक कर रही थी। अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए चैन बोलता है कि आखिर अब ये सब कुछ बोलने का क्या ही मतलब रह जाएगा, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। अब इन सारी बातों से शॉप ओनर काफी ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगती है क्या हो सकता है कि ये सचमुच में बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहा होगा और इस वजह से अब इसका फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि एक छोटे से मिस्टेक की वजह से इसका ऐसा हाल कर दिया गया। और मुड़कर चैन से बोलने लगती है तो अब मुझे तुम बताओ कि आगे तुम क्या करने वाले हो। अब चैन शॉप ओनर को दीवार में सटा कर कहने लगता है तो प्लीज तुम मेरी मदद करो स्कूल फाइंड करने के लिए, क्योंकि मैं हर हालत में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता हूं। और अपने मन में शॉप ओनर बोलने लगती है कि ये सचमुच में एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा होगा और साथ ही ये कितने ज्यादा हैंडसम है, और मुझे यकीन नहीं होता कि इस तरीके का क्रूअल चीज मैंने इसके अगेंस्ट में कर दिया है। बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और प्यारी लग रही होती है। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसके बारे में फिगर आउट कर लूंगी। और चैन खुश होकर बोलता है क्या सचमुच में तुम मेरे लिए ये सारे कामों को करने के लिए तैयार हो। और शॉप ओनर बोलने लगती है लेकिन इसके लिए मेरा एक कंडीशन है, तुम्हें यहाँ पर रहकर काम करना होगा, जिसके बाद तुम मेरा कर्ज उतार सकते हो। अब मेरे को नहीं पता उसका ये जो पट्टी है वो जानबूझ के निकला है या फिर ऐसे ही वो निकल जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा सेड्यूसिंग लग रहा है। अब चैन अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में पहुंच गया और अपने मन में कहने लगता है क्या ये ऐसा हो सकता है कि मैंने जो सपना देखा था वो अब रियलिटी में बदलने वाला है। अब सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है और अंदर से कोई बोलता है कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और फिर हम चैन को देख पाते हैं जो कि अपने फ्लैशबैक में याद करने लगता है कि किस प्रकार से शॉप ओनर ने उससे कहा था कि वो उसके लिए स्कूल को ढूंढने के लिए जा रही है, जब तक वो बाहर में रहती है तब तक चैन को इस स्टोर को संभाल कर रखना होगा। और चैन बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि मैं उसकी बातों पर आ गया, आखिर इतनी आसानी से मैं उसकी बातों में कैसे आ सकता हूँ, मैं कितना ज्यादा नासमझ हूँ, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी अमीरों के नीचे गुलामी करता हुआ बिताऊंगा। इस बात को भी इमेजिन करने लगता है कि किस प्रकार से शॉप ओनर उसके ऊपर में डोमिनेट कर रही है एक सेड्यूसिंग कपड़ा पहनकर। बेचारा अपने सर को पकड़ लेता है और चिल्लाकर बोलता है कि नहीं, मैं 996 के एंडलेस हेल में ट्रैप नहीं हो सकता। और 996 का मतलब होता है कि 9 AM से 9 PM तक 6 दिन तक काम करना। और एक कोक के बोतल को टेबल पर रखकर अपने पैरों को भी टेबल के ऊपर में रखकर गेम खेलते हुए बोलने लगता है लेकिन फिर भी ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कूल है और मुझे ये सारी चीजों को करने में बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है। लेकिन फिर भी इस कन्वेंशनल स्टोर में ज्यादा काम करने को कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ 3 ही काम है। पहला तो है खाना, दूसरा है पीना और तीसरा है गेम खेलना। और एक नोटिफिकेशन आ जाता है फर्स्ट ब्लड। और हर चीज को एनालाइज करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अपने डेप्ट को कंप्लीट करने के लिए ये काम बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अब हमें इन सारी बातों को अच्छी तरीके से समझना होगा कि ये जितने भी इवल अमीर लोग होते हैं उन लोगों के अगेंस्ट में किस तरीके से फाइट किया जाता है, और मैं उसी का इस्तेमाल करके इवल अमीर लोगों के अगेंस्ट में फाइट कर रहा हूं। वो दिन बहुत जल्द आएगा जब मैं इन अमीरों को स्ट्रीट लैंप के खंभों पर टांग दूंगा। और जो कुछ भी अभी मैंने तुम लोगों से कहा है ये सारी की सारी बातें बकवास है, क्योंकि चैन ये अपने इमेजिनेशन में सारी चीजों को सोच रहा है। एक बंदा स्टोर के गेट को लात मारता है जिससे गेट ओपन हो जाता है और इससे चैन का ध्यान उसके तरफ में जा चुका है और वो कहता है कि बिजनेस का टाइम हो गया है तो चलो अब बिजनेस करते हैं। आपका हमारे सिंह चैन टोबैको शॉप में स्वागत है, आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। और इस बंदे का नाम है सैम्पो लेवल 0.4 मार्शल आर्टिस्ट और ये बहुत ही ज्यादा अगली नजर आ रहा है। सैन पाओ कहता है कि मैं यहाँ पर एक बंदे को ढूंढने के लाया हूँ जिसका नाम है चैन यू। और चैन बोलता है कि मैं वही हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। सैन पाओ कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ही नाम चैन यू है। और चैन थोड़ा सा कंफ्यूजन और परेशान होकर सैन पाओ को देखते हुए बोलता है कि हाँ वो मैं ही हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर मैटर क्या है। और सैन पाओ एक डेविलिश लुक के साथ में हंसने लगता है और कहता है कि मैं एक सिगरेट बाय करने के लिए आया हूँ। और सैन पाओ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये दो बंदे जिनको चैन ने नंगा पुंगा करके बांध दिया था, ये लोग काफी ज्यादा इंजरी की हालत में हर एक बात को सैन पाओ को बता चुके हैं और कहते हैं कि आपको हमारे लिए उसका रिवेंज लेना ही होगा। और सैन पाओ बोलने लगता है कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारा बिग ब्रदर अभी जिंदा है, वो तुम दोनों का बदला लेकर ही रहेगा। और ये दोनों उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करने लगते हैं क्योंकि ये उन दोनों का बॉस है। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। सैन पाओ चैन से बोलता है कि मुझे एक सिगरेट का पैकेट चाहिए और चैन कहने लगता है कि आपको कौन सा केस चाहिए, सॉफ्ट केस या हार्ड केस। और सैन पाओ बोलने लगता है कि मुझे हार्ड बॉक्स चाहिए। एक सिगरेट का बॉक्स निकालकर उसे देते हुए कहता है कि ये 45,000 युआन का है, तो दोबारा हमारे शॉप को विजिट करने जरूर आइएगा। और दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिलाने लगते हैं और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं सैन पाओ हमारे चैन के हाथ को बहुत ही जोर से दबाना शुरू कर देता है जिससे चैन को काफी ज्यादा पेन हो रहा है। और वो बोलने लगता है कि सर आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। और सैन पाओ बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, ये होते ही रहता है। और साथ में
वो 50,000 युआन चेन को निकाल कर देते हुए कहता है कि ये है और जितना भी चेंज बचा हुआ है वो तुम अपने लिए रख सकते हो। चेन के बॉडी में कपकपी सी आ जाती है और वो सेनपाओ से बोलने लगता है कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आपका ये सब कुछ करने का क्या मतलब है। और सेनपाओ और भी ज्यादा पावर यूज करते हुए चेन के हाथ को दबाते हुए कहने लगता है कि मेरे कहने का मतलब ये है, अपने मन में कहता है कि तेरा 0.3 लेवल है और मेरा 0.4 लेवल है और मैं तेरे से ज्यादा पावरफुल, बस 3 सेकंड की बात है, उसके बाद मैं तेरे पूरे हाथ को क्रश कर दूंगा और फिर तू दर्द में तिलमिला उठेगा। इन बातों को सोच सोच कर सेनपाओ बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहने लगता है कि अब तेरे मरने का समय हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि कुछ और सोच पाता या बोल पाता, बेचारे को दर्द का एहसास होने लगता है और वो बोलता है कि अचानक से ये मुझे क्या हुआ, दर्द तो उसे होना चाहिए था लेकिन दर्द का एहसास मुझे क्यों हो रहा है। बेचारे की 2 हड्डियां टूट चुकी है। बेचारे को असहनीय दर्द का एहसास होता है और चेन आंसू भरी आंखों के साथ कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरा फर्स्ट जॉब था लेकिन आपने आज का दिन मेरा बना दिया है, आप मेरे बेस्ट कस्टमर रहे हैं, मैं आपसे हैंडशेक करना चाहता हूं। और सेनपाओ का हाथ पूरी तरीके से कांप रहा है और वो बोलता है कि रुको रुको, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। लेकिन चेन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका है, इसलिए वो अपने दोनों हाथों से सेनपाओ के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे और भी ज्यादा उसकी हड्डियां ब्रेक होने लगती है। हमारे चेन ने ट्रिपल हॉर्स पावर को यूज करके बेचारे की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया होता है और इस वजह से सेनपाओ बहुत ही ज्यादा दर्द में बिलक कर चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि रुको, ये बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रहा है। और चेन कहने लगता है आपका सिर्फ 45,000 युआन का बिल था लेकिन आपने मुझे 50,000 दिया है, जिसमें से 5,000 मेरा टिप है और इस टिप की वजह से मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ हूं, इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। और जोर जोर से उसके हाथ को हिलाने लगता है, जिस वजह से सेनपाओ को और ज्यादा पेन करने लगता है और वो चेन से बोलता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो। किसी तरीके से अपने हाथ को छुड़ाकर तेजी से इस जगह पर से भागना शुरू कर दिया है और रोते हुए बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रहा है और उसका हाथ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। पीछे की तरफ से चेन चिल्लाकर बोलता है कि सर रुकिए, आखिर आप कहां जा रहे हैं, आप अपने सिगरेट के पैकेट को भूल चुके हैं तो आपको इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। लेकिन एक मिनट, क्या उसने जानबूझकर इस सिगरेट के पैकेट को मेरे लिए छोड़ दिया है? और सिगरेट के पैकेट को ओपन करते हुए बोलता है कि आपका इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस गिफ्ट को लेने के लिए तैयार हूं। आज का रेवेन्यू कुछ ज्यादा ही अच्छा था और इस तरीके से चेन ने काफी ज्यादा सिगरेट भी कंज्यूम कर लिया है। कहता है कि 73,500 युआन मैंने कमा लिया है, जो कि बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। लेकिन इस बात पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये छोटा सा टोबैको शॉप इतना पैसा कमा कर देता है। जैसे ही चेन पैसों को रखने के लिए ड्रॉअर को ओपन करता है, उसमें कुछ प्राइवेट चीजें रहती है, जिसे देखकर वो कहता है कि आखिर अब ये क्या है। और ये होता है अंडरगारमेंट, जो कि एक लड़की का है। और उसे देखकर चेन कहने लगता है कि आखिर एक प्राइवेट स्टफ यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन एक मिनट रुको, क्या ये बॉस का है? फिर वो फ्लैशबैक से याद करने लगता है, जहां पर बॉस ने चेन से कहा था कि अगर तुम अपने डेब्ट को क्लियर करने के लिए मेरे लिए काम करने के लिए तैयार हो तो अंत में जाकर मैं तुम्हें एक बेहतरीन रिवॉर्ड दूंगी। और इस बात से चेन काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और बॉस पीछे की तरफ में आकर फुसफुसा कर बोलने लगती है, क्या तुम्हें ये सब कुछ देखकर अच्छा लगा? और चेन बोलने लगता है कि इससे मुझे काफी ज्यादा प्लेजर मिल रहा है। चेन घबरा कर पीछे की तरफ में हटते हुए बोलने लगता है कि आखिर तुम कब वापस आई? और बॉस कहने लगती है, क्या तुम साए हो? और चेन के और ज्यादा नजदीक जाकर बोलने लगती है कि मैंने कहा। और चेन कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो मेरे साथ? और बॉस बोलने लगती है कि अगर तुम मेरे रूम में आते हो तो मैं तुम्हें एक कूल स्टफ दिखाऊंगी। और चेन अनकंफर्टेबल होकर बोलता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और बॉस मुड़कर कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो। और चेन बोलने लगता है कि तुम मेरे लिए स्कूल ढूंढने के लिए गई थी, तो क्या तुम्हें स्कूल मिल गया? और बॉस बोलने लगती है कि ये कोई इजी काम नहीं है। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा चल रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो तुम यहाँ पर रिलैक्स नहीं कर सकते। चेन फ्लैशबैक को याद करने लगता है कि किस तरीके से वो गेम खेल कर ट्रेनिंग कर रहा था और वो बोलने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ और मेरा कल्टीवेशन लेवल दिन ब दिन और ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। और इन बातों को सुनकर बॉस और ज्यादा क्यूट बिहेव करके अपने मन में सोचने लगती है कि ये सचमुच में एक डेलिगेंट और रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, क्योंकि ये अपना प्रैक्टिस सीरियसली तो कर रहा है और साथ में मेरे स्टोर को आगे बढ़ाने में मेरी मदद भी कर रहा है। बॉस की नजरों में चेन एक हैंडसम हंग के समान नजर आ रहा है और अपने मन में बोलती है कि ये सिंपली लॉयल और ओबीडियंट डॉग है, मुझे फ्यूचर में इसे और ज्यादा प्यार देने की जरूरत है, जिससे ये मेरे से दूर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। और बेचारी ये सारी चीजों को सोच सोचकर काफी ज्यादा क्यूट बिहेव कर रही है। और फिर से वो चेन से बोलने लगती है कि इन सब बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ, क्या तुमने आज के न्यूज रिपोर्ट को पढ़ा? वहां पर 341 स्पेस टाइम गेट के बारे में बताया गया है, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेडिएशन की वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई। बच्चे इस बात को अच्छी तरीके से जान लो कि तुम वहां पर मिसबिहेव करके ज्यादा उस एरिया के क्लोज नहीं जा सकते। और चेन बोलने लगता है कि ये तो सिंपल सी बात है और अपने मन में बोलता है कि ये तो एक ग्रेट प्लेस है प्रैक्टिस करने के लिए। और सीन सेकंड डे का शिफ्ट हो गया है, जहां पर चेन उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर रेडिएशन भारी मात्रा में फैला हुआ है और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि इंजरी की हालत में उस गेट से बाहर आ रहे होते हैं। और चेन बोलने लगता है कि ये है सिंग
सिंगचैंग सिटी 341B टाइम स्पेस गेट। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाई लेवल मार्शल आर्ट वर्ल्ड में हाई एडवांस टेक्नोलॉजी है, और रूमर्स ये भी कहते हैं कि सिंगचैंग सिटी के 341B स्पेस टाइम गेट में हाईएस्ट मोर्टिलिटी रेट है। ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस होने की वजह से काफी कम मार्शल आर्टिस्ट इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, लेकिन जो मार्शल आर्टिस्ट आते हैं वो मौत से नहीं डरते और इंडिविजुअली अपना काम करके ट्रेजर को पाते हैं। ये गेट स्ट्रॉन्ग रेडिएशन से भरा हुआ है। कहते हैं कि जो एक बार अंदर चला जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता। इतना ज्यादा डेंजरस होने के बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो इस जगह पर आते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर को पाने की इच्छा रखते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ पर जाने वाला बंदा सही सलामत वापस तो नहीं आ सकता, और मैंने ये सारी चीजें अभी अभी देख लिए। मैं बस आशा रखता हूँ कि ये सारी चीजें मेरे साथ बिल्कुल भी ना हो। फिर एक बंदा आकर चैन से बोलता है कि मिस्टर चैन, क्या आप उस गेट के अंदर जाने के लिए तैयार हैं? और चैन कहता है कि हाँ, और वो बंदा फिर से कहता है ठीक है, आपने शायद इंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। मैं आशा रखता हूँ कि आप अपनी पर्सनल सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखेंगे, तो जल्दी से आपके चेस्ट पर लगे एंटी रेडिएशन की को एक्टिवेट कर लीजिए। और चैन की को ट्विस्ट करके एक्टिवेट कर देता है। अब चैन के बॉडी के ऊपर में ब्लू कलर का ऑरा दिखाया जाता है जो कि रेडिएशन प्रोटेक्शन कवर है। चैन अंदर जाते हुए कहता है तो ठीक है, अब मैं गेट के अंदर में एंट्री ले रहा हूँ। और पीछे वाला बंदा बोलता है कि सर आपको गुड लक। और चैन का पहला कदम गेट के अंदर में पड़ चुका है, और जैसे ही वो अंदर के तरफ में चला जाता है वो आश्चर्यचकित होकर सारी चीजों को देखते हुए कहता है कि मैं अंदर आ चुका हूँ। चैन के सामने में कई सारे लोग रहते हैं और चैन कहने लगता है कि ये जगह एक स्पेस बेस के समान लग रहा है, ना कि स्पेस स्टेशन के। ऐसा लगता है कि मैं किसी मूवी के सीन के अंदर आ चुका हूँ। रेडिएशन प्रोटेक्शन से कवर होने के बावजूद भी चैन को यहाँ रेडिएशन का एहसास होता है, जिस वजह से उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है और बेचारा हम लोगों को थोड़ा सा तड़पता हुआ नजर आता है। उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा है और बोलने लगता है कि आखिर अचानक से ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। रेडिएशन की वजह से चैन अपने घुटनों पर आ जाता है और अपने मन में कहने लगता है कि ये पेन इस तरीके से है जैसे कि मेरा पूरा बॉडी फट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बेहोश होने वाला हूँ और मेरे बॉडी के अंदर में जितना भी ब्लड है वो बहुत ज्यादा बर्न कर रहा है। चैन की इतनी बुरी हालत को देखकर आसपास के मौजूद लोग उसकी काफी ज्यादा फिक्र करते हुए बोलने लगते हैं कि बच्चे, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हारी की इतनी ज्यादा वीक है तो तुम्हें इस स्पेस टाइम गेट के अंदर में एंटर नहीं करना चाहिए था। लेकिन बेचारा चैन अपने ही दर्द में कहने लगता है कि ये रेडिएशन का पावर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर है और काफी ज्यादा डरावना है। फिर बेचारे की आंखें एकदम लाल हो जाती है और साथ ही उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगती है और वो कहने लगता है मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे कि रेडिएशन मेरे पूरे बॉडी में फैल चुका है। और जैसे ही असर और ज्यादा तेज होता है चैन को बहुत ही ज्यादा पेन होता है। बेचारा बहुत ही जोर से चीखने चिल्लाना शुरू कर देता है। चैन की ऐसी हालत को देखकर बाकी के ये जो लोग हैं उसकी काफी ज्यादा फिक्र करते हुए बोलने लगते हैं कि इसे जल्दी से गेट के बाहर भेज दो वरना ये यहीं पर मारा जाएगा, और इसके लिए ये सारी चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चैन बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि फ्यूचर में मैं तुम लोगों से ज्यादा स्मार्टर और बेटर लाइफ जीने वाला हूं। और ये लोग गुस्से होकर बोलने लगते हैं कि तू इडियट है, आखिर इस तरीके की जगह में तू इतना बकवास सा मजाक कैसे कर सकता है। और उसका एट्रीब्यूट भी इंक्रीज हो चुका है। बहुत ज्यादा खुश होकर आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, रिवर्स कर्स के कारण स्ट्रॉन्ग रेडिएशन मेरे पावर को बूस्ट कर रहा है। ये सचमुच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल और रिफ्रेशिंग है। कहा जाता है कि इस गेट की जितना अंदर तुम घुसते चले जाओगे रेडिएशन का पावर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। इस वजह से कोई मार्शल आर्टिस्ट हिम्मत नहीं कर पाता इसके और ज्यादा अंदर जाने की, जिस वजह से इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। मैं इस बात पे पूरी तरीके से श्योर हूँ क्योंकि गेट के अंदर जैसे ही मैंने एंट्री किया था उसके बाद से रेडिएशन अब धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जा रहा है। इस जगह में आने के बाद रेडिएशन सोर्स और ज्यादा इंटेंस हो गया है। मेरा मार्शल आर्टिस्ट लेवल उतना हाई अभी नहीं है, तो क्या मैं इस स्ट्रॉन्ग रेडिएशन को बिना किसी डैमेज के अपने बॉडी में हैंडल कर सकता हूँ? फिर वो बोलता है कि चलो छोड़ो, इन बातों की किसे चिंता है, मुझे आगे जाकर देखना होगा कि मेरे साथ में क्या होता है, क्योंकि सारी चीजों को मुझे खुद से ही एक्सप्लोर करना होगा। और बेचारा आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। मुझे हर हालत में रेडिएशन सोर्स की तरफ आगे बढ़ना होगा ताकि मैं अपने कल्टीवेशन के प्रोग्रेस को और ज्यादा एडवांस कर सकूं। मैं इतनी देर से चलता हुआ इस जगह पर आ रहा हूं, मुझे एक बंदे की परछाई तक नजर नहीं आई, तो इसका मतलब यह है कि किसी ने भी मुझे नोटिस नहीं किया है। मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं अपने कर्स का बैप्टाइज्म करूंगा। ये जगह मेरे स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए बेहतरीन है, तो मुझे अपने रेडिएशन शील्ड को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। और उसने उसे डीएक्टिवेट कर भी दिया होता है। जैसे ही वो डीएक्टिवेट करता है उसके बॉडी में रेड कलर का रेडिएशन हमें नजर आता है, जिसके चपेट पे अब चैन आ चुका है और अपने मन में बोलता है कि दोबारा से वही फीलिंग मुझे हो रही है। अब ये इंटेंस रेडिएशन चारों तरफ से चैन के बॉडी के ऊपर में इफेक्ट करने लगता है, लेकिन चैन इन सारी बातों से बहुत ज्यादा खुश होकर बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे डायरेक्ट स्वर्ग से भेजा गया है। ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इवोल्यूशन को अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहा हूँ। और कुछ घंटे बाद का सीन हम लोगों को दिखाया जाता है जहां पर चैन रेडिएशन से भरा पड़ा है, लेकिन उसके रिवर्स कर्स होने की वजह से वो
वो काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा है और उसका एट्रीब्यूट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। इस वजह से चेन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा कूल था। आखिर ये रेडिएशन किस तरीके का था, पूरे बॉडी में सनसनाहट आ गई। साला इसे फील करने के बाद तो मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि अप्सराएं आकर स्वयं मेरा मसाज कर रही है। ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, मुझे तो बहुत ही मजा आ गया। साथ ही मेरा मसल्स और स्किन पूरी तरीके से रिलैक्स और डिटॉक्सिफाइड हो चुका है। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है, मुझे जल्द से जल्द शॉप जाना होगा वरना वो वुमेन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब चेन एक 0.3 लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहने लगता है कि मैं काफी हद तक इंप्रूव कर चुका हूँ। और तभी उसे किसी प्रकार की कोई आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बोलता है कि आखिर ये आवाज कहां पर से आई। और दूसरे की तरफ हम लोगों का सीन शिफ्ट हो गया, जहां पर एक लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ में भयंकर फाइट कर रहे होते हैं, जहां पर लड़की ने एक जोरदार किक लड़के के ऊपर में जड़ दिया होता है और लड़के ने अपने हाथ से उसके किक को ब्लॉक कर दिया होता है। इस लड़के ने कुछ नुकीलेदार वेपन से उस लड़की के ऊपर में अटैक कर दिया होता है और वो लड़की उस अटैक को डॉस तो कर लेती है, जिसमें से एक अटैक उसे हिट करके चला गया है। लेकिन लड़की भी वीक नहीं है, वो दोबारा से इस लड़के के ऊपर में काउंटर अटैक कर देती है। लड़का एक डेविलिश स्माइल के साथ में उसके इस अटैक को रोकने लगता है। इन दोनों का पावर लगभग समान है, जिस वजह से ये दोनों साथ ही पीछे की तरफ में जा चुके हैं। और लड़का बोलने लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इसमें कुछ स्किल तो है। और लड़की बोलने लगती है कि आखिर तुम लोग कौन हो। इस लड़की का नाम है बाहुआंग यांग, जो कि बाहुआंग फैमिली की डॉटर है। गोल्डन हेयर बॉय बोलता है क्योंकि तुमने सिंसियरली हमसे पूछा है तो इसलिए हम तुम्हें कुछ आंसर तो जरूर करेंगे। और आंसर ये है कि हम नहीं चाहते कि तुम जानो कि हम कौन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तुम बुआंग फैमिली की यंग लेडी हो और अभी के लिए इतना ही काफी है। और अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जल्दी से जाओ और उसे कैप्चर कर लो, वो हमारे हाथों से बचकर जानी नहीं चाहिए। और दोनों बंदे आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ठीक है बॉस, हम समझ गए। और लड़की अभी भी उस जगह पर खड़ी है जिसका नाम है याओ। ग्रीन हेयर बॉय काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि चलो अब हम इसे लीवी ग्रुप का टेरर दिखाते हैं। गोल्डन हेयर बॉय काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगता है कि तू एक नंबर का गधा है, ये सारी चीजें इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत थी। और तभी एक जोरदार किक इस ग्रीन हेयर बॉय के मुंह पर पड़ता है और बेचारे का मुंह चेपटा हो चुका है और ये मारने वाली है याओ, जिसकी वजह से ये ग्रीन हेयर बॉय अपने आप को नहीं बचा पाता और पीछे की तरफ में जा चुका है। और याओ बोलने लगती है कि लीवी ग्रुप, अब मुझे सारी चीजें याद आ गई है। और गोल्डन हेयर बॉय बोलने लगता है अपने पावर को यूज करके इस लड़की के ऊपर में अटैक करो। और साइड वाला बंदा बोलता है कि ठीक है बॉस, मैं समझ गया। अब ये दोनों मिलकर याओ के ऊपर में कंबाइन अटैक करना चाहते हैं, जिससे याओ अपने आप को ना बचा पाए। और ये अटैक शायद फोकस से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले ही याओ वहां पर आ जाती है और साइड वाले बंदे के ऊपर में अपने एल्बो से अटैक कर देती है। और इस बात को ये गोल्डन हेयर बॉय भी नोटिस कर लेता है और वो साइड की नजरों से देखता है तेजी से और वो बोलता है कि तू चुड़ैल है। और फिर तभी ये बंदा पीछे की तरफ में जाकर गिर चुका है और ये गोल्डन हेयर बॉय अपने फिस्ट को तैयार कर लेता है याओ के ऊपर में अटैक करने के लिए। और कहता है अपने मन में कि तुमने हम लोगों को काफी ज्यादा अंडरएस्टिमेट किया है, तो मैं तुम्हें आज गलत साबित कर कर ही रहूंगा। और जैसे ही वो याओ के ऊपर में अटैक करता तभी हम लोगों को यहाँ पर ब्लू और व्हाइट कलर की बटरफ्लाइज नजर आ रही होती है, जो कि एनर्जी से बनी है, ऑरा से बनी हुई है या फिर किसी प्रकार का स्किल है, वो बाद में पता चल जाएगा। लेकिन ये जो बंदा है वो जैसे ही अटैक करता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाता है और कहता है कि अचानक से ये क्या हो गया। और चारों तरफ सिर्फ बटरफ्लाई ही नजर आ रहे होते हैं यार। तभी ऊपर की तरफ से याओ अटैक करते हुए बोलने लगती है कि तुम लोगों ने बुआंग फैमिली को काफी ज्यादा अंडरएस्टिमेट किया है, तो आज मैं तुम लोगों को गलत साबित कर कर ही रहूंगी। और उसे अटैक करता हुआ देखकर ये गोल्डन हेयर बॉय हक्का बक्का हो जाता है। और तभी इसने एक पावरफुल अटैक इस गोल्डन हेयर बॉय के बॉडी के ऊपर में कर दिया है, जिससे ये जमीन पर जाकर गड़ चुका है और उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी होने लगती है। ये अटैक सचमुच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। गोल्डन हेयर बॉय जमीन पर पड़ा हुआ कांपने लगता है और कहता है कि इस बात पे कोई शक नहीं है कि तुम बुआंग फैमिली से बिलोंग करती हो। अगर कोई भी इंसान पहली बार बिना किसी एक्सपीरियंस से इस लड़की का सामना करने आता है तो इस लड़की की एबिलिटी इतनी ज्यादा हाई लेवल पर है कि वो उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। याओ कहती है कि अच्छा, तो अब मैं समझ गई हूँ कि तुम लोग लेवी ग्रुप से हो। और तभी उसके साथ में कुछ होने लगता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर हम लोगों को पता चलता है कि अब याओ इस रेडिएशन के चपेट में आ चुकी है। और पीछे की तरफ से गोल्डन हेयर बॉय काफी ज्यादा हंसते हुए कहने लगता है कि अब मुझे याद आया, मैंने तुम्हारे ऊपर में अपना हिडन वेपन यूज किया था, इस वजह से तुम्हारा प्रोटेक्टिव सूट इस जगह पर अब काम नहीं करने वाला है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसने नुकीलेदार वेपन से याओ के ऊपर में अटैक किया था तब एक अटैक उसे छूकर चला गया था। और इन सारी चीजों को सोचकर गोल्डन हेयर बॉय काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा रेडिएशन प्रोटेक्टिव सूट यहाँ पर फट क्यों गया? क्योंकि गेट में एंटर करने से पहले ही हमने तुम्हारे सूट के साथ में छेड़छाड़ कर दिया था और बिना रेडिएशन शील्ड के तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। लेकिन अब तुम्हारे फिगर को देखने के बाद
मेरे थॉट्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ में थोड़ी सी मस्ती करना चाहता हूँ। तुम्हें बेचने से पहले अपने हाथ को याओ के बम की तरफ आगे भेज देता है ताकि उसे टच कर सके, और तभी एक बंदा उसके हाथ को पकड़कर बोलता है कि बहुत हो गया तेरा, अपने जज्बातों पर काबू कर ले, क्योंकि अभी ये यंग और एक इनोसेंट गर्ल है, तो तुझे इसके साथ में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। और याओ रेडिएशन की वजह से काफी ज्यादा वीक होने लगती है, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती है और वो कहती है कि आखिर तुम कौन हो। लेकिन बेचारी इस बात से भी खुश हो गई होती है कि किसी ने आकर उसकी जिंदगी को बचा लिया है, और फिर से उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि याओ के सामने में चेन का बैक साइड है, इस वजह से वो चेन के फेस को नहीं देख पाती और धीरे धीरे करके अपनी आंखों को बंद करने लगती है। और एक बार के लिए उसके सामने में सिर्फ अंधकार छा गया है, क्योंकि बेचारी बेहोश हो चुकी है और उसने हमारे चेन के फेस को नहीं देखा है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यार, अभी के लिए बाय।